आज की कहानी सुनिए गीता श्री की बदन देवी की मेहंदी का मंडूला वैदेही के स्वर में। एक बार फिर से उस गांव की यात्रा पर जाने का आदेश हेडक्वार्टर से आया है और मैं आनंदित हूँ कि वह ज़रूर मिलेगी। उसी तरह हंसती हुई, मेहंदी लगाती हुई, लहकती लहराती हुई। विमेन हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुझे गांव-गांव जाकर भांति भांति की औरतों से मिलने का मौका मिलता है, मगर वह औरत सबसे अलग थी। याद है उससे पहली मुलाकात, वो हंसी कैसे भूल सकती हूँ। एलिफेंटा फॉल जैसी शोर करती हंसी वाली स्त्री, वह हंसी जैसे पहाड़ों की ऊंचाई से गिरती है, पथरीली ऊसर जमीन पर जहाँ क्षण भर में दूब उगाती है। वह हंस रही थी या दुनिया तक हंसी का संदेश पहुंचा रही थी, नहीं मालूम। कहाँ से लाती है ऐसी हंसी हंसाने की ताकत। मैं तो इतनी जोरदार हंसी चाह कर भी नहीं हंस पाई। मसालेदार जोक सुनकर भी मुस्कुराकर काम चल जाता है हमारे उर्वर प्रदेश में। यहाँ उसकी हंसी मुझे कोसों दूर तक सुनाई देने वाले आकाशवाणी प्रसारण की तरह लग रही थी। उस गांव में सर्वे करने पहुंची मेरी टीम उस हंसी का प्रभाव देखकर हैरान थी। ऐसी हंसी किसी की नहीं हो सकती। न देखा न सुना। हंसी नहीं, हथौड़ा थी जो हमारे ठस दिमागों पर पड़ रही थी। वह अकेली हंस रही थी और हम सब तमाशबीन थे। साधारण से गांव की एक साधन विहीन स्त्री की हंसी ऐसी होगी, कल्पना से परे। क्या यह हमारा मजाक उड़ा रही थी? हंसते हंसते उसके हाथ से मेहंदी की पोटली गिर गई थी। क्या यह हमेशा ऐसे ही हंसती है या आज हम मूर्खों को देखकर हंस रही है? बहुत सारे सवाल मतने लगे उस पल में। जब उसे पहली बार देखा, वह मठ के बाहर चबूतरे पर अपना आसन जमाए बैठी थी। उसके आसपास और भी गुइयां थीं उसकी। वे सब किसी बात पर खिलखिला रही थीं। मैं उनके पास बैठ गई। मैं उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहती थी। उस औरत को छोड़कर बाकी सारी दुबली पतली थीं। तगड़ी औरत की कदकाठी भी अच्छी खासी थी। मेहंदी से सने हाथ, पोटली बगल में और खिलखिलाहटें फिजा में। आते जाते लोग ठिठकते और औरतें लड़कियां रुक जाती। गांव में मेहंदी लगाने का नया काम इन चंद औरतों ने लोकप्रिय बना दिया था। मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाया। तगड़ी कद काठी वाली स्त्री ने मेरी हथेलियां थाम ली। मजबूत पकड़ थी उन हाथों में। सख्त उंगलियों के बीच फंसी मेरी हथेली पर उसने रुई में भिगोकर मेहंदी का तेल लगाया। मैं उनसे जान पहचान बढ़ाकर काम की बातें करना चाहती थी। यही तरीका था हमारा करीब आने का। मैं क्या उससे कुछ पूछती, वही चालू हो गई। मैडम, आप यहाँ हम लोगों से मिलने आई हैं? हम लोगों का हालचाल पूछने आई हैं? ये तो हम लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो कोई चुनाव में भी वोट मांगने नहीं आता। काहे? देखा नहीं रोड कैसा है? रोड तो है ही नहीं है। बस खेत के रास्ते ही आना जाना होता है। उसकी आंखों में काजल से ज्यादा गहरे सवाल थे। उसके बगल में बैठी दो देवियां मेहंदी घोलने और कोन बनाने में व्यस्त थीं। उन्हें अपने ग्राहक की तलाश थी। मैं उन सब का नाम जानना चाहती थी, पर ये मेहंदी वाली जान छोड़े तब ना। लगभग पौन घंटा उसने मुझसे तरह तरह के सवाल दागे। मेहंदी लगाती जाती और सवाल पूछती जाती। वह दिल्ली के बारे में जानना चाहती थी। कैसा शहर है? क्या होता है वहाँ? औरतें लड़कियाँ कैसे रहती हैं? क्या पहनती हैं? गाड़ी चलाती हैं? सिगरेट पीती हैं? शराब का नशा? एक के बाद एक सवाल, और मैं अपने सवाल भूल गई कि पूछूं कि बीमार पड़ने पर कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है या नहीं। पर वह मौका दे तब ना। एकाध नाम पूछने की कोशिश की तो उसने सुना नहीं। मैंने बीच में ही ब्रेक लगाया।
जैसे ही वह सांस लेने के लिए रुकी, मैंने दन्न से पूछ लिया, अपना नाम तो बताओ। बदन देवी। बदन देवी? ये क्या नाम हुआ? क्या इसमें क्या गजब हुआ? माई कहती थी ऐसा नाम होता है। मेरे चेहरे पर विचित्र भाव देखकर उसे अजीब लगा। नहीं सुना? नहीं कभी। वैसे तुम तो बिहार की हो, फिर यहाँ तो ऐसा नाम नहीं रखता कोई। खास बात क्या? लड़की चाहे बाप के यहाँ रहे या ससुराल, होती तो बदन ही है ना मैडम। आप भी तो बदन ही हो, नाम चाहे जो रख लो। आप तो जानती ही हो औरत क्या होती है, काहे होती है। उसकी जुबां में तलखी और आंखों में अजीब सी हिंसा तैर रही थी। मैं भीतर ही भीतर से हर गई। अपने नाम को अपनी देह से जोड़ने वाली यह विचित्र स्त्री किसी पहेली की तरह लगी मुझे। बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन इतनी आसानी से, कम शब्दों में। मैंने अपनी देह की ओर देखा। स्मृतियां कितनी घटाएं बनकर उमड़ी और बिन भर से लौट गईं। देह धरे को दंड स्त्री का सच है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम रख लें देह देवी, देह बाई या देह, तब हर स्त्री का नाम देह से शुरू होगा। देह शालू, देह माया, देह हजिया। ओह, क्या फालतू सोचने लगी। इन दिनों कुछ ज्यादा ही अनमनापन बढ़ रहा है। बात करते करते खो जाने की आदत सी होती जा रही है। हाँ, देह ही तो समझा था उसने। रोहन की याद आई। उसकी ललचाई निगाह हमेशा देह पर ही फिसलती रहती थी। प्रेम करते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता है? शायद वह प्रेम नहीं कर रहा था। उसका लक्ष्य कुछ और था और मेरा कुछ और। मैं अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट थी और वह उतना ही बंद। सिर्फ उसकी आंखें बताती थीं कि वह कितनी जल्दी में है कुछ भी पा लेने की। अच्छा हुआ मुक्ति मिली। हम प्रेम करते समय एकांत खोजते हैं। मेरी मन कभी न हुआ कि उसके साथ एकांत में जाऊं। एकांत का मतलब बाहों में दबोचना कि दम निकल जाए। मैं प्रेम में आकंठ डूबती नहीं कि एक लिजलिजे एहसास से भर जाती। भीतर से कोई आत्मा बाहर निकलती छटपटाती हुई और मैं झटके से खुद को उससे आजाद कर लेती। उसका गुस्सा चरम पर होता और मैं राहत की सांस लेती हुई बाद में बात करते हैं कहती हुई निकल लेती। उसने मेरा नाम रखा था डोंट टच। डोंट टच, कम हियर। और मैं उसके लिए उपयुक्त नाम ढूंढ ही नहीं पाई। वह कहता, बोल बोल, कोई नाम रख। लस्ट, थ्रस्टी टाइप। मैं गुस्से में उस पर अंग्रेजी में प्रहार कर देती। यू डोंट डिजर्व माई लव। यू नो वॉट आई एम फीलिंग यू। ओह बेबी, गुस्से में अच्छी अंग्रेजी बोलती हो। ऐसा नहीं है रे, तू है ही इतनी सुंदर कि किसी का भी ईमान गड़बड़ा जाए। शट अप। और एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। मैं गुनहगार की तरह कांपती रही देर तक। ब्रेकअप के बाद मैंने खुद को झोंक दिया था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में। गांव गांव घूमो, रिसर्च करो, अपनी तन्हाई चंद दोस्तों के संग बांटो, अजनबियों से खूब संवाद। जिंदगी को समझो, नए नए रूप में जिंदगी से सामना होता है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आज ये बदन देवी ने स्मृतियों की सुरंग में छलांग लगवा दी। ओ नो, झटको। ज्योति गर्ग जो सामने है उस पर फोकस करो। तीन औरतें मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी। क्या मैडम, कहाँ खो गई थी? सब ठीक तो है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ काम याद आ गया था। चलो ये बताओ, तुमने कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछा कि ये नाम क्यों? क्या आप भी बदन पर ही अटकी हैं? छोड़िए ना। पूछने लायक जब हुए तो वे मुझे एक दुब्याहे आदमी के संग बांध कर खुद कहीं चलती बनी। बता दे, मुसहर टोला में रघुआ के घर बैठ गई थी। बगल वाली ने बदन बाई को कोहनी से मारा। चुप कीर्ति, माई के बारे में एक को शब्द नहीं बोलेंगे। मुसम्मात औरत जात का करती। बोलो,
हरामी भोलवा कितना जीना मुश्किल किए था। ये आपकी सहेलियां हैं। मैं मुस्कुराई। मेरे हाथों पर मेहंदी रच चुकी थी। वह हाथ साफ कर रही थी। मार्च के अंतिम सप्ताह की हल्की तीखी धूप, हवा और धूल मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी। शाम तक इस गांव को निपटा कर निकल जाना था। एक एक औरत के पास इतना वक्त देना पड़े तो एक दिन में सर्वे संभव नहीं। मुझे अपने सवाल पूछने की जल्दी थी। तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? परिवार में कौन? बूढ़े पति हैं, खाट पर पड़े रहते हैं, दिन काट रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? बीमार पड़ती हो तो क्या करती हो? गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, 3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। 5वीं कक्षा तक का एक टूटा फूटा स्कूल है और बीमार पड़े तो 17 किलोमीटर दूर साहेबगंज जाना पड़ता है। सुबह उठकर 2-3 घंटे तो पानी लाने में लग जाता है। फिर फसलों की कटाई, फिर रोटी बनाओ और यहाँ वहाँ मेहंदी के काम में लग जाओ। कभी पैठिया में जाते हैं तो कभी बाबू लोगों के घरों में। कई बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती हैं ना, जाना पड़ता है। सारा सब कुछ बदन देवी को ही बुलाया जाता है। मन लग्गू बहुत है ना। कीर्ति के साथ बैठी सूरती देवी ने पहली बार कुछ बोला था। वह मुस्कुरा रही थी। रास्ते से आते जाते कुछ औरतें वहां ठिठक गई थीं। उनके पास वक्त होता है या वक्त पर उनका नियंत्रण होता है। जहाँ चाहें उतना खर्च करती हैं और मस्त रहती हैं। उन्हें कभी हड़बड़ी में या भागते हुए नहीं देखा। कलाई पर बंधी घड़ी सिर्फ श्रृंगार के लिए, वक्त उनमें कहीं थमा हुआ नहीं है। बदन बाई के बाएं हाथ में घड़ी चूड़ियों के बीच घिस रही है। उसने एक बार भी वक्त नहीं देखा। मैं और मेरी साथी बार बार समय को देख रहे थे जो हमारी घड़ियों में कैद था। यहाँ मठ के चबूतरे पर बैठकर काम क्यों करती हो? कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो। मेरे सुझाव पर उसने गाढ़ी निगाह से मुझे देखा। यहाँ मलंग बाबा है, हम उनकी शरण में है। उन्होंने जगह दी है हमें, कहीं और क्यों जाएं? उन्हें बुरा न लगेगा। वे हमारे सुख दुख का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, इसका विशेष ख्याल रखते हैं। कीर्ति बोल पड़ी। उसके बोलने में किसी रहस्य की झलक आई। हमको मानते हैं बहुत, बहुत दया है उनके भीतर। बचपने से हमको देखे हैं ना। हम यहाँ ही खेलने आते थे। भदन बाई का सांवला चेहरा थोड़ा गुलाबी हुआ। मलंग बाबा क्या चीज है? चीज नहीं, बाबा है। फकीर हैं, पूरा गांव इनको पूछता है। सबसे नहीं मिलते। हम लोगों को बहुत मानते हैं, इसलिए कभी कभी यहाँ आ जाते हैं या हम लोग अंदर जाकर मिलाते हैं। कभी कभी तू अकेली भी तो जाती है बदनी, मलंग बाबा को हलवा खिलाने, है कि नहीं? बस क्या भक्ति रहती है जो मुंह में आता है। ये बात किसी को बताने लायक है? मेरी नजरें बदन के चेहरे पर जम सी गईं। लगा कि बदन की देह में अचानक दिए की लौ ने प्रवेश किया। किसी परकाया प्रवेश का सजीव चित्र। बदन के रोम रोम में जंगल के अनाम टटके फूलों की कलियां चटकी और लगा कि बदन वहां पहुंच गई जिसका जिक्र वह किसी से बताने लायक भी नहीं समझती। सपने में भी नहीं, जबकि वह सपने में अब मलंग के साथ है। पथरीला मर्द और इतना, हाँ, कोमलड़ा तोड़ देता है, मगर लगता है जैसे फूल की पंखुड़ियों को सहेजना चाहता है। सन्यासी कहाँ सहेजेगा? बदन को याद है मलंग की आंखों में उसका चेहरा स्थिर हो गया था। औरत के संसर्ग से बचा हुआ सन्यासी बदन से कहाँ भाग सका? मोह पाश में ऐसा बंधा कि तन और मन को मारकर जीने की प्रतिज्ञा टूट गई। बदन की भूख और मलंग की प्यास थी और इनके बीच था एक अनाम रिश्ते का सुकून देह उजाला। नदी पर समुद्र का ज्वार था जो पूर्णिमा के चांद को निर्वसन देख उफान पर था। इसमें न सती का सतीत्व भंग हुआ था और न तपस्वी का तप। कुछ पनपा था, कुछ जन्मा था।
बदन और मलंग पर चरित्रहीनता के दाग नहीं थे, मगर इसका खतरा था। उनकी संतानें थी, उनका प्यार और उन्हें अपनी संतान को कलंकित लांछित होने से बचाना था। समाज उनके सामने विषैले नाग सा जहरीला था। बदन ने मलंग को समाज के विष से बचाने के लिए जो फैसला लिया वह अकेली का था कि जिसे चाह लिया उसे कलंकित देखना भयानक दुस्वप्न लगने लगा। उसने मठ क्या, गांव ही छोड़ दिया बिना किसी को बताए। उसने मलंग को धोखा नहीं दिया, मुक्ति दी, मुक्त किया। उसने मलंग को चाहा था, उसकी चाहत में अधिकार नहीं था, लेकिन ऐसा मुझे कहाँ पता था। मैं सबसे बेखबर देख रही थी फूलों का खिलना, बदन का चेहरा देखने लायक, जैसे हजारों फूल खिल उठे हों बदन में। क्या ये मोहब्बत के फूल हैं जो जिस्मों पर खिलते हैं? कोई लुटेरा इसे नहीं तोड़ सकता। ये अदृश्य फूल इश्क में पगी आंखों को ही दिखते हैं, लेकिन मैं तो इश्क फरेब से भरी हूँ। फिर मुझे अनगिनत फूल खिलते और झड़ते दिख रहे हैं। जरा सी बातचीत में ये मेरी आंखें हैं या बदन के इश्क का कमाल, वह जिसे छिपाना नहीं चाहते। इश्क में वाचाल औरतों की तरह उसकी भी जुबान चलेगी। वह दोनों बाहों में अब तक खुद को ही भर रही थी। घुटने मोड़ लिए एक कद्दावर स्त्री चट्टान से फूल बन गई थी। मैडम जी, मठ में प्रसाद चढ़ाते हैं, हम कुछ पकवान बनाते हैं तो पहले भोग लगाते हैं। तू घर में नहीं चढ़ाती क्या? हम तो बस मठ में ले आते हैं। अच्छा, बस मठ में चढ़ाने के लिए लाती है? रहने दे। कीर्ति ठुमकी। इतनी देर देर तक क्या करती है? भोग लगाती है? घंटी कुछ ज्यादा देर नहीं बजाती तो? सुरती की बात सुनकर बदन का बदन हल्का सा सेहरा, रोम रोम जैसे पुलकित हुआ हो। उसके जैसी कद्दावर औरत भी इश्क के नाम पर शर्माती है। मैं उन्हें और छेड़ना चाहती थी। मैं भूल गई थी कि यहाँ किस काम से आई थी। बदन और मलंग बाबा में मुझे दिलचस्पी हो गई थी। कीर्ति, सूरती और बदन की ठिठोली मुझे भा रही थी। तीन स्त्रियां आपस में जिस उन्मुक्तता से बात कर सकती हैं, वैसे पुरुष साथियों के बीच बिल्कुल संभव नहीं। मलंग बाबा के प्रसंग ने बदन देवी को मुलायम बना दिया था। हंसी भी बुक्का फाड़ नहीं निकल रही थी। वह हंसी को अपने भीतर समेट कर रख रही थी, जैसे कोई गरीब किसान अनाज को अपनी कोठी में बचा कर रखता है किन्हीं बुरे दिनों के लिए। मैंने कद्दावर स्त्री को इतना पिघलते कभी नहीं देखा था। मुझे अंदेशा हुआ बदन देवी को कहीं ना कहीं मलंग बाबा से इश्क जरूर है, या वह बहुत हद तक उनके इम्प्रेशन में है। सूरती और कीर्ति इसकी राजदार है। बदन उन दोनों की बातों को काट भी रही थी तो उसमें इतना रोष नहीं था और न खंडन जैसी ताकत। मुझे लगा बदन की देह पर फूल खिल रहे हैं। फूल मन पर ही नहीं, जिस्म पर भी खिलते हैं। मैं फूलों को खिलते देख रही थी। मेहंदी का कोन उसकी उंगलियों में हौले हौले कांप रहा था। मैं बात बदलना चाहती थी ताकि वह लौट आए अपने पुराने कलेवर में। मठ और मलंग बाबा को देखने की उत्सुकता थोड़ी बढ़ गई थी। क्या मैं मलंग बाबा से मिल सकती हूँ? वे बाहर कब आते हैं? उनकी मर्जी है। सुबह शाम तो निकलते ही हैं। अभी तो पट बंद है। शाम तक रुक जाइए, मिल जाएंगे। बदन बाई का स्वर थोड़ा उदास था। पता नहीं क्यों मैं पूछ नहीं पाई। इतना ही घुलना मिलना हो गया, ये क्या कम था? हर बात पूछना भी तो ठीक नहीं। ये उदासी कुछ और कह रही है। अभी तक हर बात चहक चहक कर हो रही थी। अचानक ये उदासी के बादल कहाँ से घिर आए? मैं भी कहाँ उलझी जा रही थी। अपना सारा काम भूल कर लग गई थी बदन बाई की मिस्ट्री सुलझाने। मैंने बात बदल दी। पति कैसा है तुम्हारा बदन बाई? रोटी अगर टाइम से न मिले तो लठ लेके दौड़ जाए है ये आदमी जात। देवता पितर से पहले इनको रोटी चाहिए। देर हो तो काट खाने दौड़ता है। दिन भर गरियाता दुरदुराता रहता है। सुबह सब काम करके आते हैं हम, फिर भी चाहता है
हम उसको अगोर कर बैठे रहें। बताओ, इससे पेट भरेगा का? पता नहीं एक दिन मुझे वो समय भी मिलेगा कि नहीं, भगवान के पास शांति से जा सकूं। उसकी आवाज बेहद उग्र हो गई थी। सांवला चेहरा तमतमा गया। एक मन लगू स्त्री अचानक भरे हुए बादल सी नजर आ रही थी। मैंने बात बदलते हुए पूछा, सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं लेती? कोई सरकार नहीं है, सिर्फ अपना हाथ है। बहुत सी योजनाएं हैं। हमने सुना है पटना से पैसा चला गया, रास्ते में ही लुटेरे खा रहे हैं। इनका क्या करें? अगर हम पढ़ल लिखल होते तो पक्का सबको ठिकाने लगा देते। कम से कम गांव में बहुत कुछ बदल देते हम ठहरे अंगूठा टेक। आप लोग सरकारी लोगों के हिसाब से पढ़े लिखे हो। अच्छा, वो कैसे? तुम लोग तो दस्तखत करने वालों को ही पढ़ा लिखा समझते हो ना। दस्तखत तो ये बदनबाई भी कर लेती है। उससे क्या, सिर्फ मेहंदी के डिजाइन जैसा ही तो बनाना होता है। कहते कहते वह उठी, मेरी दूसरी हथेली पकड़ी और उल्टी तरफ से हिंदी डिजाइन बनाया। लिखा था बदन। अब मुझसे कुछ न पूछना, हम सब बात क्लियर कर दिए हैं। हाँ। उसने सिर पर आंचल रखा और हल्का सा चेहरा छिपा लिया, पर आवाज को किस पर्दे में रखती। वह घूंघट चीर कर निकलती तो निकलती, और बदन बाई की हंसी विषाद को तोड़ती फोड़ती निकलती। इस हंसी को याद करती हुई मैं फिर से उस गांव में थी। सबसे पहले मन लगू बदन बाई को ढूंढना था। 2 साल में गांव की हालत जरा भी नहीं बदली थी। हेल्थ वर्कर गांव में अब भी तकलीफें झेलकर पहुंचते थे। मठ का चबूतरा खाली था, कोई न था वहां। मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, उसके घर जाकर पता करना चाहती थी। मठ खाली पड़ा था। दिन भर खोज करने के बाद कीर्ति देवी मिली। मुझे लगा कि वह कुछ छिपा रही है, शायद बताना नहीं चाहती होगी, या उसे पता ना हो, पर कुछ राज उसके सीने में दफन थे। बहुत उकेरा। वह बार बार कहती, मलंग बाबा से पूछिए, उन्हीं की चेली थी। कीर्ति के अनुसार बदन देवी पति की मौत के बाद गांव से चली गई थी। कोई नहीं जानता कि कहाँ और क्यों गई। मलंग बाबा ने चबूतरे से सबको भगा दिया था। बाहर कम ही निकलते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। सन्नाटा पसरा रहता है वहाँ। कीर्ति और सूरती का काम भी ठप पड़ गया था। लेकिन सच इतना सीधा सरल कभी नहीं होता। सच के जिस्म में बहुत बारूद भरा होता है, इसीलिए तो हम भागते फिरते हैं उससे। मुझे सच का पीछा करने का शौक है। झूठ के सहारे कब तक मैल खड़ा होते देखूंगी। बदन देवी अपने बदन समेत गायब थी, पर अपनी हंसी मेरे जहन में रोप गई थी। मुझे उसकी हंसी वहां की हवाओं से घिरी आ रही थी। मैं मुट्ठी में उन हवाओं को भर लेना चाहती थी, अपने उदास दिनों के लिए। मैं उस हवा के साथ थी जिसमें बदन देवी की हंसी घुली मिली थी। मुझे उसकी खोज करनी थी। कुछ भी हो, मुझे मलंग बाबा से मिलना ही होगा। मैं मठ के उसी चबूतरे पर बैठ गई जहाँ कभी बदन देवी अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी लगाया करती थी, जहाँ रौनकें लगा करती थी। मुझे सुनाई दे रहा था अनगिनत स्त्रियों की चुहल, शरारतें, चूड़ियों की खनखनाहट, और सबसे बढ़कर बदन देवी के ठहाके। कैसे मुक्त होकर हंसती थी। मलंग बाबा को तो जरूर पता होगा। हो ना हो, उसके गायब होने में इनका ही कोई हाथ होगा। बदन तो मलंग बाबा पर बहुत निर्भर थी, शायद करीब भी। मुझे याद आया, मलंग बाबा के जिक्र पर उसके ठहाके थम जाते और वह हौले से बात करने लगती। चेहरे पर कई रंग आते और चले जाते। मैं तो कुछ घंटों के लिए आई थी, आज भी कुछ एक घंटों के लिए आई हूँ। मलंग बाबा बता दें तो शायद मैं मिल आऊं। उसके बाद अगर वह कहीं भी हो इस दुनिया में तो। शाम को मठ का दरवाजा खुला। किसी ने हौले से उसे खोला, जैसे कोई सालों का कैदी बाहर की रोशनी में अपनी आंखों को खोलता है। गोरा बदन, हट्टा कट्टा, लाल लंगोट पहने अधेड़ पुरुष, हाथ में लोटा और
टिनैया बाल्टी। मैं देखती रह जाती हूँ। चापाकल पर उनका छोटा चेला खड़ा है। वह पानी चलाएगा तो बाबा नहाएंगे। मैं उन्हें पूरी क्रिया करते देखना चाहती थी, पर अधैर्य इतना कि रुक नहीं पाई। चापाकल के हैंडल को मैं थाम लेती हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। मैंने चापाकल का हैंडल दबाया। हर हरा के पानी निकला। छोटू चेला मेरे हाथ से चापाकल झपटने पर आमादा था। लाल आंखें, म्लान चेहरा, सांझ उतर आई थी चेहरे पर। किस बारे में? कौन है आप? आवाज किसी पाताल लोक से आई थी। बदन देवी के बारे में। मैं हैंडल नहीं चलाती। कुछ देर के लिए पानी भीतर ही रुकता है। वो गांव छोड़कर चली गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। माफ करिए, मेरी पूजा ध्यान का वक्त हो रहा है। मैंने जोर से हैंडल मारा। पानी की मोटी धार निकली। यू कावर्ड, यू डोंट एक्चुअली डिजर्व हर, यू ब्लडी हिपोक्रेट पुजारी। तुमने भगा दिया उसे। आई नो, यूज एंड थ्रो। जब साथ देने का मौका आया तो लंगोट संभाल ली। शेम ऑन यू। मलंग बाबा ने पहली बार मेरी तरफ देखा। लाल आंखों में जमाने भर के सितम भरे हुए थे। उनमें लाल सितारे टिमटिमा रहे थे और एक दुनिया उसमें धू धू कर जलने लगी। उन आंखों की अलग से व्याख्या की जा सकती है। वे स्थिर आंखें मुझसे सवाल कर रही थी, तुम कितना जानती हो मुझे? कितना जानती हो बदन को? हिसाब किताब रखने वाले रिश्ते नहीं समझते तो किसी की पीड़ा क्या समझेंगे? नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं सुनना अभी। फिर कभी। मुझे अभी बदन की तलाश करनी है। मेरा मन ठिकाने नहीं था। मुझे खुद अपनी अगली मंजिल का पता नहीं था। दूर कहीं बदन देवी की हंसी फूटी। मठ में जोर से घंटा बजा। शाम का अंधेरा बहुत घना था। मुझे इसी हंसी की तलाश है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एवं शेयर करें।